हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU कॉन्सेप्ट में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज फिर हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक तो जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि आज हम फिर पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए देखते हैं कि आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें कि इसे किस रूप में लिखा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं, डिफिनेशन से आप समझिएगा क्या ये है क्या। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर all the English words are divided into 8 groups according to the work and their sentence is called parts of speech। अब देखिए, इसी से हम समझ जाएंगे कि आखिर ये है क्या। इसी से हम समझ जाएंगे कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो हमने देखा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, इसका मतलब होता है कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड ले लीजिए, तो जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं वो सभी क्या है, तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड, यानी कि सभी जो हैं विभक्त हैं, बटे हुए हैं। इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं सब बटे हुए हैं। तो किस में बटे हुए हैं? इनटू 8 ग्रुप्स, यानी कि 8 ग्रुप में सभी इंग्लिश वर्ड जो है वो बटे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, यानी कि उनके काम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क यानी कि उनके काम के अनुसार, कि उन वर्ड का क्या क्या काम है उनके अनुसार वो 8 ग्रुप में बटे हैं। एंड देयर सेंटेंस, और उनके सेंटेंस के अनुसार, यानी कि उनके गुण के आधार पे कह लीजिए कि वो 8 ग्रुप्स में बटे हुए हैं जितने भी वर्ड हैं, और किस में आएगा ये चीज़ें देखनी है। तो इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप समझ गए कि जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं वो सभी 8 ग्रुप में बटे हुए हैं, अपने गुण के अनुसार, अपने वर्ग के अनुसार, अपने सेंटेंस के अनुसार, और यही कहलाता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हमें ये जानना है कि ये 8 ग्रुप है क्या। ये 8 ग्रुप कौन कौन से है जिसमें कि सभी इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं इतने 8 ग्रुप में। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम टाइप्स देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये कितने टाइप के हैं। तो 8 टाइप के कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले आता है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन। नाउन यानी कि संज्ञा, आप लोग हिंदी भी देखते चल जाइए साथ में। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता हो, यानी नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। 4th नंबर में आ गया आपका वर्ब यानी कि क्रिया। 5th नंबर में आ गया एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। मैं कल आपको वर्ब और क्रिया एडवर्ब के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, किसमें? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। उसके बाद जो आता है वो आता है प्रीपोजिशन, मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है। फिर जो आता है कंजंक्शन, और फिर जो 8 नंबर आता है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो इस तरह से आप देखिए कि क्या है, तो कितने पार्ट में बटा हुआ है? 8 पार्ट में। कौन कौन से है? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन्हीं पार्ट्स का हमको डिटेल में, यानी कि एक एक करके पढ़ना है इन पार्ट्स को, और इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला तो नाउन आ गया, तो अब हम सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ते हैं। हमने प्रीपोजिशन पढ़ लिया है, फिर हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब
पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे और इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट होगी वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अब नाउन को। सबसे पहले अब देखते हैं हम नाउन को। तो ये नाउन क्या है? तो नाउन की अगर डिफिनेशन की बात करें तो मात्र आप एक शब्द में लीजिए, इसका डिफिनेशन एक सेंटेंस में लीजिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्योंकि आपको वहाँ डिफिनेशन लिखने दिया नहीं जाता है, इसीलिए मैं इतना नहीं बताऊंगी कि नाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड नेम थिंग्स प्लेस, ये सब कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो देख लीजिए, साफ आप समझ लीजिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब हो गया कि नाउन नाम है एक तरह का, यानी जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ है जिनका कि नाम हो, जिनका कोई ना कोई नाम हो, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा नाउन कहलाता है। वो हमारा, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, इसका नाम है व्हाइट बोर्ड, इसका नाम है व्हाइट बोर्ड, इसका नाम है स्केच, ये मेरा हैंड हो गया, उधर मोबाइल हो गया, आप जिससे पढ़ रहे हैं वो फ़ोन है। तो सबका कोई ना कोई नाम है और सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। और सब क्या आते हैं? नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन पे हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन, तो कितने टाइप के होते हैं नाउन? तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें फर्स्ट क्या आता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, चलिए हम एक एक करके जानते ही चले जाते हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन में नाम का यूज किया जाता है, यानी कि जिसका एक प्रॉपर नाम हो, प्रॉपर नेम, जो भी एक प्रॉपर नेम हो, ये किस में आता है? तो ये प्रॉपर नाउन में आता है। यदि एग्जाम्पल के रूप में देखें कि कैसे, तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे तो पता चल जाएगा नाम। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मैं आपको कहूँ, आपका नाम कुछ भी है, सोनू है, राकेश है, गीता है, सीता है, कुछ भी अगर मैं नाम लूँ तो मैं आपको एक नाम से पुकार रही हूँ, मैं आपको एक नाम से पुकार रही हूँ जो कि आपका नाम है। मैं जब वो पुकारूँगी, आप यहाँ पे होंगे तो सुनेंगे। ठीक, वो आपका नाम है। अब मैंने किसी शहर के नाम के बारे में कहा, जैसे मैं दिल्ली बोल रही हूँ, जब दिल्ली बोल रही हूँ तो उसका नाम है, दिल्ली उस शहर का नाम है, मुंबई उस शहर का नाम है। अगर मैं गंगा बोल रही हूँ तो गंगा नदी बोल रही हूँ तो गंगा जो है उस नदी का नाम है, सोन उस नदी का नाम है। इसी तरह से जो भी चीज़ जिसमें कि नाम का यूज किया जाता है, जिसका नाम लिया जाता है, वो सभी क्या होते हैं? तो वो सभी होते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, राम, श्याम, गीता, उसके बाद गंगा, उसके बाद अगर हम ले तो दिल्ली, मुंबई, और भी आप अपने मन में भी सोच सकते हैं बहुत सारे, जिसके भी नाम हो गए वो सभी किस में आते हैं? तो वो सभी प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? इसमें मान लीजिए किसी टाउन का नाम दे दिया, आपको इलाहाबाद दे दिया जाएगा, पूछेगा कि ये बताइए कि किस नाउन में आते हैं, तो आपको पता रहेगा कि चूंकि नाम प्रॉपर नाउन में आता है तो आप प्रॉपर नाउन टिक करेंगे और आपका सही होगा। अब चलिए दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं कि दूसरा नंबर हमारा क्या है। दूसरा नंबर हमारा क्या है? तो प्रॉपर के बाद आ गया कॉमन नाउन। प्रॉपर के बाद क्या आ गया? कॉमन नाउन, यानी कि सामान्य संज्ञा जिसे आप कह सकते हैं, कॉमन नाउन। अब समझते हैं कि ये कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन में पूरी जाति का बोध कराया जाता है। पूरी जाति का मतलब हो गया कि इसमें नाम नहीं होता, इसमें जो होता है ना, ये नाम नहीं होता है किसी चीज़ का, बल्कि उसका जो पूरा जाति होता है। पूरा जाति कहने का मतलब है कि जिसमें नाम नहीं हो और पूरा का पूरा जो वो चीज़ हो उसका हमें बोध कराया। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेकर इसे और आराम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहाँ हमने राम लिया था। ठीक, राम ये किसी लड़का का नाम था, और यहाँ हम बॉय ले लेते हैं, यहाँ हम ले रहे हैं बॉय। तो बॉय का क्या मतलब हो गया? तो बॉय का हिंदी हो गया लड़का। बॉय का मतलब हो गया यानी कि लड़का। तो लड़का जब हम कह रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? आप यहाँ खड़े रहेंगे, आपका दोस्त खड़ा रहेगा, कोई और खड़ा रहेगा, मैं कहूँगी ए लड़का इधर आओ। मैं अगर ऐसा कहूँ ए लड़का इधर आओ, तो आप क्या करेंगे? आप तीनों पलट के देखेंगे, या फिर तीनों नहीं देखेंगे, तीनों में से कोई नहीं देखेंगे, या तीनों पलट के देखेंगे कि आखिर किसको बोला जा रहा है, ए लड़का इधर आओ। क्योंकि हम यहाँ पे आपका नाम का यूज नहीं किए हैं, मैंने आपके नाम का यूज नहीं किया, मैं डायरेक्ट बोली हूँ ये लड़का इधर आओ। यानी कि इससे बोध हो रहा है पूरा लड़का, जितना भी लड़का है, ये पूरी लड़का जाति का, पूरे बॉय जाति का इसमें बोध हो रहा है। इसीलिए हम इसमें इसे कॉमन नाउन के तहत लाते हैं, यानी कि सामान्य नाउन के तहत। अब इसी तरह से अगर मैं ले लूँ टाउन, ठीक,
मैं टाउन ले लूँ, तो टाउन में हिंदी इसका शहर हो गया, ठीक। और टाउन में जितने भी टाउन हैं, जितने भी टाउन आप ले लीजिए, छोटे छोटे से बड़े बड़े से टाउन जो भी ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, यूपी का कोई टाउन ले लीजिए, लखीसराय ले लीजिए, रामगढ़ ले लीजिए, जो भी आप ले लीजिए इसमें, वो सब इसमें आ जाते हैं। आप जितना भी यूज करिएगा, जितना भी यूज कीजिएगा, मैं 1-2 लिख देती हूँ, तो आप इसमें जितना भी यूज कीजिएगा ये सब कहाँ आ जाएंगे, तो ये सब टाउन में आएंगे। यानी कि मैं अगर आपको कहूँगी कि आपको टाउन में जाना है, तो आपको टाउन में जाना है, जब मैंने ऐसा कहा तो आपको यहाँ ये तो पता नहीं कि किस टाउन में मैं आपको जाने की बात बोल रही हूँ, किस टाउन में जाने की बात। तो यहाँ पता चल रहा है कि ये किसी नाम को नहीं बता रहा, ये पूरे शहर को बता रहा है, यानी पूरे शहर जाति को, पूरे शहर को बता रहा है। जितने भी शहर होंगे सभी टाउन के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ रिवर, मैंने कहा रिवर का मतलब होता है नदी होता है। तो अब मैं आपको कह रही हूँ रिवर में जाना, मतलब कि वहाँ पे ये रिवर है, मैं यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ, बस बता रही हूँ कि इलाहाबाद के रिवर, ठीक, मुंबई के रिवर, दिल्ली के रिवर। तो आप समझ रहे हैं कि वो वहाँ पे रिवर है, लेकिन वो कौन सा रिवर है, वहाँ तो और भी रिवर हो सकते हैं, तो कौन सा रिवर है ये आपको पता नहीं चल रहा। ये क्या हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा, सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि रिवर, यानी कि सारी नदियों के बारे में कोई एक नदियाँ, सारी नदियाँ जब मैंने नाम ली, यानी सारी नदियाँ, जब मैं रिवर बोल रही हूँ तो यानी जितने भी दुनिया में नदी हैं उसमें से किसी एक रिवर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ऐसा आपको पता है, लेकिन उसको उसका नाम नहीं पता है। तो ये हो गया कॉमन नाउन। तो ये क्या हो गया, यानी पूरी रिवर जाति का ये बोध करा रहा है, लेकिन इसमें किसी का पर्सनल प्रॉपर नाम नहीं लिया जा रहा। तो जहाँ पे नाम लिया जाए प्रॉपर नाउन, जहाँ पे नाम नहीं लिया जाए बल्कि पूरी जाति का बोध कराया जाए तो वहाँ कॉमन नाउन। इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, इस पे जैसे दे दिया जाएगा बॉय दे दिया जाएगा, ठीक, वुड दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा रिवर दे दिया जाएगा, इसी तरह से आपको कुछ भी दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस नाउन के अंतर्गत आते हैं, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, और आपको उसमें किसी एक को चूज करना होगा जो राइट आंसर होगा। तो आप ये ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप सही टिक करेंगे। उसके बाद देखिए 3rd नंबर जो आता है वो क्या आता है, तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसका हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्ट करना का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप यहीं से समझ लीजिए, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कलेक्ट करने का मतलब होता है संग्रह करना, यानी कि लाना, बचाना। जैसे कि आपको शौक़ है चॉकलेट कलेक्ट करने की, मान लीजिए ऐसा आपको चॉकलेट कलेक्ट करने की शौक़ है, आपको पेंसिल कलेक्ट करने की शौक़ है, तो आप पेंसिल कलेक्ट करके क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका बॉक्स हो गया, ठीक, ये आपका बॉक्स हो गया और आपको पेंसिल कलेक्ट करने का शौक़ है, आपकी हॉबी है। तो आपने क्या किया, एक पेंसिल लाया, ठीक, एक से तो कलेक्शन नहीं होता, फिर किसी पेंसिल को ला के रख लिए, फिर रख लिए आप, फिर रख लिए। तो इस तरह से आपने 5, 6, 7, 8 जितने भी पेंसिल्स थे सभी आपने ला के रख लिए, यानी कि इतने पेंसिल को आपने कलेक्ट कर लिया। और ये चूँकि एक से अधिक हो गए, ये बाहरी संख्या में हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक कलेक्टिव नाउन, यानी कि एक समूह में आ गया। तो इसे क्या हम कहेंगे, कि इसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नाम से ये स्पष्ट हो रहा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संख्या, इसमें सभी समूह में रहेंगे, इसमें सभी समूह में रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स कह रही हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, ठीक। अगर मैं बंच कहूं, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा बंच का मतलब होता है अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। तो क्या जब हम अंगूर का गुच्छा देखते हैं तो उसमें कोई एक अंगूर होता है, नहीं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से कई अंगूर होते हैं उसमें क्या होते हैं कि कई अंगूर होते हैं। और ये सब अंगूर होता है एक समूह के रूप में पाया जाता है। ये सब अंगूर किस में होता है, एक समूह के रूप में। देखिए इतने सारे समूह हैं, तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक की संख्या में रहे, बहुत सारे की संख्या में रहे, उसे क्या कहते हैं, समूह में रहे, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच हो गया। अब हम कीज़ लेते हैं, कीज़ का मतलब होता है चाबियों का गुच्छा। तो क्या आपको पता है कि जब हम कीज़ लिए तो कीज़ क्या कोई एक रहेगा, नहीं, उसके साथ बहुत सारी और भी कीज़ लगी हुई होंगी। तो इसका मतलब कि ये क्या है, तो एक समूह में है, एक समूह में है, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा अगर बात करें तो टीम देख लीजिए,
टीम में क्या होते हैं, एक खिलाड़ी होते हैं। जब आप देखते हैं कि क्रिकेट का खेल, मान लीजिए आपने क्रिकेट का प्ले देखा, तो उसमें क्या कोई एक खिलाड़ी खेल रहा है? नहीं, वो एक टीम है। वो क्या है? एक टीम है, और टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, यानी कि वो एक समूह में है, और इसे ही हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कमिटी। अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी का मतलब क्या होता है? तो कमेटी का मतलब होता है बहुत सारे लोग। कमेटी का मतलब बहुत सारे लोग। जैसे आपने सुना होगा कहीं कमेटी बैठ रहा। कमेटी बैठने का क्या मतलब है कि एक जगह पे बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं जो कि आपस में कुछ सलाह मशवरा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। क्या हो गया? वो कमेटी हो गया। इसी तरह से ज्यूरी, अगर हम लिखें ज्यूरी लिखें तो ज्यूरी का मतलब हो गया जज। ज्यूरी का क्या मतलब हो गया? जज। तो आपको पता है कि ज्यूरी जब होते हैं, जज होते हैं, तो जज की बेंच बैठती है, जज की बेंच बैठती है, तो ये समूह में बैठा जाता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसे कि ये भी कलेक्टिव नाउन में आता है। तो आपने देखा कि इस तरह के जो भी होंगे, जितने भी होंगे, मॉब जैसे अगर हमने ले लिया मॉब, तो मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का मतलब होता है भीड़। मॉब का मतलब होता है भीड़। तो यानी कि भीड़ जब भी होगी, तो अकेले को तो भीड़ नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं भीड़ तो नहीं होगी, मैं सिंगल खड़ी हूँ। अगर आप लोग आ गए, 5 आ गए, 10 आ गए, वो भी साथ में मेरे खड़े हो गए, तब कहा जाएगा कि यहाँ भीड़ लगी, यानी कि यहाँ मॉब है, और ये क्या हो गया? तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। ये एक तरह का समूह हो गया। फिर चलते हैं हम 4th नंबर की तरफ। तो हमने भी पढ़ा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का अगर हिंदी बात करें तो ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, इसको समझना कितना आसान है। मेटेरियल का क्या मतलब होता है? मेटेरियल का मतलब होता है कि वैसी चीज़ें जिससे कोई और वस्तु बनाई जा सकती है। मेटेरियल का मतलब हो गया कि वैसी चीज़ें जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हो। वैसी चीज़ें जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे आप कहते हो, आपने अगर आपके घर बन रहे होंगे या आपने मिस्त्री को सुना होगा, तो वो कहते हैं कि मटेरियल लाइए, हम आपका घर बना देंगे। यानी क्या बोलते हैं? तो उसका कहने का मतलब होता है कि गिट्टी लाइए, छड़ लाइए, बालू लाइए, सीमेंट लाइए, ईंट लाइए, ये सब लाइएगा तो हम आपके घर को बना देंगे। यानी मटेरियल लाइए आप, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये मटेरियल हो गई, जिसको कि जोड़ के वो एक नया घर का निर्माण करेंगे। ये यानी कि ये तब तक ईंट था, बालू था, सीमेंट था, लेकिन अब ये एक घर का रूप ले लिया। तो हम इसे कह सकते हैं कि मटेरियल का मतलब होता है कि वैसी चीज़ें जिससे कि हम कोई नई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। और यदि इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो देखिए, यहाँ द्रव्यवाचक का यूज हुआ है। हिंदी में इसका क्या यूज हुआ है? तो द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि द्रव, यानी पिघला हुआ पदार्थ जो हो। द्रव किसे कहते हैं? जो पिघला हुआ हो, जो पिघला हुआ। एक द्रव तो वो जो पंडित जी मांगते हैं, पंडित जी जो पूजा कराते हैं तो कहते हैं द्रव दीजिए, द्रव दीजिए, तो वो द्रव दूसरा होता है, उसका मतलब होता है पैसा दीजिए। लेकिन ये जो द्रव है, इसका मतलब हुआ पिघला हुआ पदार्थ। पिघला हुआ पदार्थ या वैसी चीज़ें जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन का एक गुण होता है कि इसे हम गिन नहीं सकते। मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, यानी तौल सकते हैं, इन्हें सिर्फ तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, लेकिन इसे गिन नहीं सकते हैं। तो ये सारे मटेरियल नाउन। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो अब हम यदि वाटर कहें तो वाटर का क्या मतलब हुआ कि एक पिघला हुआ पदार्थ है वाटर, जिसे हम पीने में यूज करते हैं, नहाने में यूज करते हैं, खाना बनाने में। तो एक क्या है? द्रव जैसी चीज़ें हैं, और इस पानी से हम और भी चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे पानी से हम शरबत बना सकते हैं। तो कह लीजिए कि जो द्रव में होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं बल्कि नाप सकते हैं। पानी को हम नाप सकते हैं, लीटर में तौल सकते हैं, केजी में। तो ये सभी हो गया मटेरियल नाउन। इसके अलावा और भी देखिए, हम जब लेते हैं तो हमने गोल्ड लिया, हमने एग्जाम्पल के रूप में गोल्ड लिया। गोल्ड का क्या मतलब होता है? सोना। और सोना से क्या करते हैं? तो सोना को पिघला कर आभूषण बनाया जाता है, जैसे कि ज्वेलरी जिसे कहते हैं आप। तो गोल्ड ले लिया, गोल्ड की आभूषण ज्वेलरी बना लिया हमने, तो नई चीज़ों का निर्माण हो गया। और इस गोल्ड को हम गिन नहीं सकते जब तक इसके आभूषण नहीं बनाएंगे। इसे हम गिनेंगे कैसे? ये तो ऐसे पिघला हुआ रहता है, जिससे कि बनाया जाता है गोल्ड का ज्वेलरी। तो गोल्ड कहने का मतलब हो गया ये द्रव है, ये एक मटेरियल है जिससे कि हम नई चीज़ें बनाएंगे। सिल्वर भी इसी के तहत आ गया। सिल्वर ले लीजिए,
ऑयल ले लीजिए आप, तो ऑयल का मतलब होता है तेल, यानी कि ये भी एक द्रव है, इससे भी नई नई चीज़ें बना सकते हैं, हम खाना बनाते हैं, यूज करते हैं ऐसे भी और भी चीज़ों में। तो ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड, और जो भी आपको इस तरह की वस्तुएं मिलेंगी जो कि पिघली हुई अवस्था में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन, उसे कहेंगे मटेरियल नाउन। ये आपके एग्जाम में इसी तरह से एग्जाम्पल यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन नाउन है। अब देखिए लास्ट जो नाउन है मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ। लास्ट जो नाउन है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे 5th नंबर है, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी अगर बात करें तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यानी कि वैसा चीज़ जिसे ना गिना जाए, यानी ना गिना जाए, ना तौला जाए, ना मापा जाए, ना छुआ जाए, यानी हम जिसे छू भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, तौल भी नहीं सकते, माप भी नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा भाववाचक संख्या, यानी कि जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं, वो हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। वो क्या हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का साफ साफ मतलब है कि भाव दिखाना, यानी हम भाव दिखा रहे हैं, किसी को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो वो जिसे कि हम छू नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, गिन नहीं सकते, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड, एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या है, आपका बचपना है। चाइल्डहुड क्या है, बचपना है। तो क्या हम बचपन को छुएंगे नहीं, गिनेंगे नहीं, तौलेंगे नहीं, मापेंगे नहीं, उसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि हाँ मेरा एक समय बचपना था जो कि बहुत अच्छा गुजर रहा था, उस समय कोई टेंशन नहीं होती थी, पढ़ना नहीं पड़ता था, दिन भर खेलो, चॉकलेट खाओ, मम्मी बहुत प्यार करती थी। तो वो सिर्फ हम ये फील कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि ये मेरा चाइल्डहुड था, यानी ये मेरा बचपना था, वो हम सिर्फ भाव दर्शा रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से सिंसेरिटी ले लिए तो उसका भी मतलब वही हो गया कि उसे हम गिन तौल नाप कुछ नहीं सकते, बस उसे फील कर सकते हैं। लव ले लीजिए तो लव में क्या करते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। हैट लिए तो सिर्फ कह सकते हैं कि हम ये सारी चीज़ें फील करते हैं। तो ये जो बचपना हो गया ये हम फील करते हैं। उसी तरह से बुढ़ापा की अगर बात करें तो बुढ़ापा ऑल्टनेस, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फील कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे चला फिरा नहीं जा सकता, तो ये हमारा बुढ़ापा आ गया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फील कर रहे हैं। यूथ, युवा हो गए, तो ये सारी चीज़ें। तो आज आपने देख लिया कि किस तरह से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्ट। अब जैसे इसमें मैं ऑनेस्टी भी डाल दूँ, ऑनेस्टी भी डाल दूँ, तो ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दिखा सकते हैं। कोई व्यक्ति आया, आपको कुछ दे के गया कि मैं रखिए इसे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ फिर ले जाऊँगा, तो आपने क्या किया कि उसको उसी तरह जैसा उसने दिया वैसा ही आपने रखा, और वो जब आया तो आके ले गया। यानी कि आपने अपनी ईमानदारी दिखाई, उसे अपनी ईमानदारी दिखाई। आपने तो कुछ किया नहीं, आपने उस ईमानदारी को छुआ नहीं, समझा नहीं, कुछ तौला नहीं, कुछ नहीं किया, बस उसे फील किया। और उस व्यक्ति ने भी ये फील किया कि कितना ईमानदार बच्चा था, मैंने जैसे दिया वैसे उसने लौटा दिया, कुछ भी इधर उधर नहीं किया। तो ये चीज़ें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो आज अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया, फिर प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद फिर मटेरियल नाउन, और फिर देखा आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे नाउन को आपने देखा, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी कि किस तरह से नाउन है। तो उसके बाद प्रोनाउन क्या है, यानी नाउन के बदले में जिसका यूज किया जाता है वो प्रोनाउन है। फिर एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, वर्ब जो काम करता हो, एडवर्ब जो काम की भी विशेषता बताता हो, उस तरह से प्रीपोजिशन, कंजक्शन जो जोड़ने का काम करता हो, इंटरजेक्शन जो कि अब जैसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से आपको सबके बारे में एक करके पूछना, जानना है, सबके टाइप से जानने, क्योंकि उस टाइप से जो भी वर्ड आएंगे, उस टाइप के जो भी एग्जाम्पल आएंगे, उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़कर। इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोटबुक बना लीजिएगा, और उसके बाद फिर बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। आपका सिलेक्शन इस बार होना पक्का है। तो चलिए, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और खुद का भी। तो कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।